मैंने अपनी पत्नी को कोका कोला में जहर डालकर दिया और कहा कि इसे पी लेना। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों को पसंद थी। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए कोका कोला वाले गिलास में जहर डालकर बाहर बाजार की तरफ निकल गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था। तभी अचानक मेरे पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम राहुल है। मैं शहर में जॉब करता था और अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी को 1 महीना हुआ था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यह 1 महीना नहीं बल्कि 50 साल हो गए हैं। मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह तैयार हुआ। मेरे पापा ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वह उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे और आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करवा के। मेरी पत्नी मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी और दिखने में काली बदसूरत थी। उसका नाम विधि था। मैं गुस्से में घर से निकलने लगा तो विधि मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस ना जाएं। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे उसका बोलना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि वह मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए जिससे कि मुझे उसका चेहरा ही नहीं देखना पड़े, लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि वह बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी तो वह यह घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन विधि से कोई समझौता नहीं किया और उसे साफ साफ कह दिया कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। पर मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता था। तुम्हारी यह काली शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। विधि की बात सुनकर मैं उसका मुंह ताकता रह गया। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आई कि काली लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही है। खैर, इसमें विधि की भी कोई गलती नहीं थी। यह सपना शायद वह मेरी वजह से ही देख रही थी क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। यही मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं विधि को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वह दोनों मेरे पास आए और मुझे समझा रहे थे कि अभी अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही हुआ है और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा मेरी बहुत तारीफें किया करते थे। मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर आज्ञा मानी। उन्होंने अपनी मेहनती बेटे पर बहुत गर्व होने लगा। मैं जब घर से निकला तो विधि छत पर कपड़े डालने गई थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया और खुले माहौल में आकर सांस ली। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के साथ मेरे बॉडीगार्ड पहुंचे मुझे लेने। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को यह पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है तो वह तो भगवान को ही प्यारा हो जाता। जहाँ तक कि विधि की बात है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। पुराने ख्यालात वाली हर चमक दमक से दूर पत्नी मुझे नहीं चाहिए थी। यहाँ शहर में एक से एक बढ़कर हसीनाएं और लड़कियां मेरी दोस्त थी। तभी तो मुझे गाँव की काली और अनपढ़ लड़की एक आंख भी नहीं बहाती। शहर में मेरा नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वाले मेरे आगे पीछे फिरते थे। मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा क्रिमिनल था। विधि को बुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है जब मैं भेष बदलकर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज के कच्ची उम्र के लड़के और लड़कियों को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर किसी की चाहत होती कि वह पैसा कमाए
और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं ऐसे लड़के लड़कियों को अच्छे खासे ऑफर देता था। हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में बहुत भीड़ थी और मैं एक सीट पर बैठा हुआ था। एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। वह देखने में गरीब लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था, उसके जूते भी फटे पुराने थे। उस लड़के का हुलिया उसकी गरीबी के दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था। मुझे मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। मैं अपनी सीट से उठा और बोला कि तुम सीट पर जाकर बैठ जाओ। वह लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से में भड़क उठी। कहने लगी कि मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें बस बात करने का बहाना चाहिए। बस लड़कियों को सीट ऑफर कर दो और फिर उससे बातचीत शुरू कर दो। यह तरीका बहुत पुराना हो चुका है। मुझे उसकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम था कि यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया और उसका चेहरा आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया। उस दिन के बाद मैं हर रोज स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता, जिस ट्रेन से वह ट्रेन लेती थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे उस डब्बे में चढ़ जाता। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। उसका नाम आरोही था। वह बहुत गरीब थी और अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी मैंने उसका भी पता लगा लिया और फिर अपने काम में बिजी हो गया और आरोही के साथ ट्रेन में नहीं गया। लेकिन अब मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी हालत से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज में गया और उसकी सहेली से कह दिया कि आरोही के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो आरोही की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ मेरे साथ तकड़े तकड़े बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गई। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया और नंबर देकर मैं वहां से चला गया। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बार बार आरोही को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन मेरे बहुत ही बिजी निकले और मैं इस बीच आरोही को नहीं देख पाया, मगर उसका ख्याल मुझे बार बार आता। फिर एक दिन अचानक आरोही की सहेली की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद आरोही की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट कर बिखर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं आरोही से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी हालत पर खूब हंसी आई और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आरोही को बारात आने से ठीक पहले मैंने उठवा लिया और मेरे घर के कमरे में बंद कर दिया। मैंने अपने आदमियों से कहा कि इसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं उस पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल आरोही को देखने के लिए तड़प रहा था, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से 2 दिन अब उसको अपने घर पर रखकर सुरक्षित उसके घर भिजवा दिया। वह आई थी वैसे ही वापस चली गई। आरोही के मंगतर ने रिश्ता तोड़ दिया। अब मुझे आगे आरोही के दिल में जगह बनानी थी। मैं आरोही की गली में जाकर खड़ा हो जाता। मैंने बड़ी चालाकी से आरोही के पापा से दोस्ती कर ली। वह सीधे साधे आदमी थे। उनसे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब आरोही की बाप से मेरी बातचीत होने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि आरोही का मंगेतर ही घर के सारे खर्चे किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से चलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। फिर मैंने आरोही के घर राशन डलवा दिया। आरोही के पापा से भी कह दिया कि मुझे अपना बेटा ही समझें और इस तरह से मैं आरोही के पापा से जान पहचान करके उनके घर तक भी पहुंच चुका था। मैं आरोही के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन आरोही को पता चल चुका था कि मैंने ही उसका किडनैप करवाया था। इसलिए वह मुझसे नाराज थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने आरोही के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। कभी उसके बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाता तो कभी उसके घर के ज़रूरी सामान ला कर देता। मेरी इन्हीं मेहरबानियों की वजह से
आरोही ने मुझसे माफ़ी मांग ली तो मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद जब भी मैं उनके घर जाता तो वह खुद अपने हाथों से मेरे लिए चाय बना कर लाती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर चले जाया करते तो कभी कभी महंगे होटलों में भी मैं उसे खाना खिला देता और साथ में मूवी देखते और उसे खूब सारी शॉपिंग भी करवाता। महंगी महंगी ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी दिलाता था और दुनिया जहाँ की चीज़ें भी दिलाता। ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता क्योंकि यह सब करने से मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। आरोही की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। आरोही का झुकाव भी मेरी तरफ ही था। छिपे शब्दों में मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने आरोही के पापा से उसका हाथ मांगा और आरोही के पापा ने भी इस रिश्ते को सिर्फ हाँ ही नहीं किया बल्कि वह तो खुशी से पागल थे और आरोही ने भी हाँ कर दिया। मगर न जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो गई, जबकि आज तक मैंने उससे विधि के बारे में नहीं बताया था। यह जानने के बाद आरोही उस दिन रोती रही। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि विधि हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता और वह सीधी सादी लड़की है, वह गांव में रहेगी और हम शहर में। मगर आरोही किसी भी तरह नहीं मानी और फिर आरोही ने शर्त रखी कि जब तक मैं विधि को तलाक नहीं दूंगा तब तक वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं विधि को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। तो आरोही ने कहा कि फिर तुम ऐसा करो कि वह खुद ही छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब छोड़कर दोबारा गांव जाना पड़ा। मेरे मम्मी पापा विधि मेरे गांव आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मेरा रवैया विधि के साथ बहुत कठोर था। बार बार मैं उसको जलील करता, ताने देता, मगर वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती। उसकी काली सूरत मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको उसके काले रंग के ताने दिया करता था। मैं उससे पूछता कि तुम्हारा और मेरा कहाँ पर मेल मिलता है। तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजाला सवेरा। विधि की आंखें आंसुओं से भर जाती और वह मुझे देखने लगती। उसके आंसू से पल भर के लिए भी मुझे कोई असर नहीं होता, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो आरोही के इश्क में पागल हो चुका था। मैंने विधि के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। अब तो नौबत मारपीट पर आ गई। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे विधि की ढिठाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बहुत ही सख्त जान पड़ती थी। मेरी ज़िंदगी में अगर आरोही ना होती तो शायद अब तक मैं विधि की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़ाना चाहता था तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द आरोही के पास जाना चाहता था। गांव आए हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं आरोही के साथ मोबाइल पर कांटेक्ट में रहता, उसे समझाता कि थोड़ा सब्र कर लो और सारी हालत बताता रहता और यह भी बताता कि विधि किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वह मेरी मार पिटाई सब कुछ सहती रहेगी। फिर आरोही ने मुझे ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल रह गया। आरोही ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए तो मेरा दिल डूब गया, मगर इसके सिवाय मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैंने कहा ठीक है, यह खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही सुनाऊंगा। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैं विधि से मोहब्बत का नाटक करने लगा और उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। वह दिल की बहुत साफ थी, उसने जल्द ही मुझे माफ़ कर दिया। फिर रात को मैंने कहा कि आज बहुत गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पीना पसंद करोगी? उसने कोका कोला का नाम लिया तो मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि कल सुबह ला कर दूंगा। एक पल को मेरा दिल चाहा कि समय यही ठहर जाए, मगर मेरी नज़रों के सामने आरोही का चेहरा आ गया।
मैं आरोही के बिना नहीं रह सकता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मैं कुछ देर तक विधि के पास बैठा रहा तो विधि ने कहा कि चलो नींद आ रही है। फिर हम दोनों सो गए। अगली सुबह मैं बाजार गया और वहां से मैं कोका कोला ले आया और रास्ते में मैंने उस कोका कोला में जहर मिला लिया। ऐसा करते समय मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मगर उस दिन मेरे अंदर के शैतान ने मेरी एक ना चलने दी। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जताकर वह कोका कोला विधि के सामने रख दी और कहा, इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही कोका कोला पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया कि इतने जहरीले कोका कोला से वह मर जाएगी तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने विधि को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफर पर निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच में जो सबसे बड़ा कांटा था वह निकल जाएगा। मगर न जाने जैसे जैसे मैं शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने आरोही को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसके घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देना चाहता था। फ्लैट की चाबी भी मेरे पास थी, क्योंकि मैंने ही वह फ्लैट आरोही को खरीद कर दिया था। मैंने उस फ्लैट पर पहुंचकर चुपके से दरवाजा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। लेकिन यह क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वहां बहुत खामोशी थी। तभी मैंने आरोही को देखा तो वह एक कमरे से निकली, बहुत ही सुंदर लग रही थी और आरोही के हाथ में मिठाई की ट्रे थी। वह मुझे देखकर कहने लगी कि आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, यह मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला सा गया। जब मैंने उसे फोन किया था कि कोका कोला में जहर दिया है, तभी से वह तैयारी में लगी थी और खुशियां मना रही थी। उसने कहा कि मेरी तरफ से मुंह मीठा करो। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर आरोही के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वह मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफी देर हो गई और ना लौटी तो मैं उसके कमरे की तरफ गया और मैंने दरवाजे के अंदर से झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज आ रही थी। आरोही उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी कि सैम, आप चिंता ना करें, मैंने राहुल का पक्का इंतजाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया। वह क्या समझता है कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन है, मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था। वह तो भगवान की कृपा है कि जो मैंने आप पर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा से ही करती रहूंगी। आरोही की बात सुनकर मुझ में वहां खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पांव वहां से निकल आया और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आया। मेरे पापा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी की अंतिम सांसें चल रही हैं और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। जहर तो मुझे भी दिया गया था, मेरी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि विधि के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर ही पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप गई और फिर अचानक ही वह मेरे पैर पकड़कर बोली कि आप मुझे माफ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा कि क्या हुआ विधि। उसने रोकर कहा कि मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी, मुझे आपके गलत कामों के बारे में सब सबूत मिल चुके थे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती थी और इस दलदल से निकालने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूं। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। विधि की कोई बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही विधि एकदम जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे जल्दी अस्पताल ले गया। विधि की हालत बहुत खराब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 48 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं भगवान से रो रो कर विधि की जिंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मेरे पास खड़ा था और सबसे पहले मैंने विधि के बारे में पूछा। भगवान की कृपा से विधि बच गई। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
जेल में मैंने दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफी मांगी। मुझे 15 साल की सजा हुई। 15 साल बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब मैं अपनी सजा भुगत कर वापस अपने घर आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि विधि मुझे माफ करेगी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी। चुपचाप घर पहुंच गया और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से विधि की बहुत ही प्यारी सी आवाज आ रही थी। वह मेरी माँ से कह रही थी कि माँ, आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझिए। जब वह आएंगे तो देखिएगा कि कितने नेक इंसान बनकर आएंगे। वह अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब हमारे आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हुआ और मैं भागकर घर में दाखिल हो गया और विधि के कदमों में बैठ गया। उससे रो रो कर अपने पापों की माफी मांगी। विधि ने मुझे उठाकर अपने गले लगा लिया और माफ कर दिया। फिर मैं अपने माँ बाप से लिपट गया और पापा से कहने लगा कि आज मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफर ढूंढी थी और मुझे विधि की सावली रंगत चांदनी जैसी मालूम हो रही थी। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि सूरत से ज्यादा सीरत अच्छी होनी चाहिए और विधि की सीरत बहुत अच्छी थी। अब मैंने विधि को दिल से अपना मान लिया और बड़ों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में खुशियों के रंग भर गए। अब मेरी शादी को 20 साल हो गए और मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं और विधि के साथ मैं खुशीपूर्वक जिंदगी बिता रहा हूँ।